हेलो फ्रेंड्स, सिव एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चुनाव, जिसको इलेक्शन कहते हैं। क्योंकि हमें संविधान पढ़ना है और संविधान में आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे संविधान सभा से ही लेकर आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर आएंगे जहाँ पर चुनाव की बात होगी कि भारत में चुनाव किस किस तरीके के होते हैं। जैसे आपका संविधान का जो चुनाव होगा, संविधान सभा बनाई जाएगी, उसमें जो चुनाव होगा वो आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा। इस प्रकार के चुनावों को हमें समझना है कि भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो आपका पॉलिटी के अंतर्गत समझ विकसित करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम देखते हैं चुनाव को। तो भारत में दो प्रकार के चुनाव होते हैं। दो प्रकार के चुनाव होते हैं। एक आपका होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के चुनाव होते हैं। एक आपका प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो समझते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में डिफरेंस क्या है। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। जनता के द्वारा जो चुनाव किया जाता है वो प्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है, जिसमें जनता सीधे रूप से वोट डालती है। ऐसे चुनावों को प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। प्रतिनिधि वोट डालेंगे। चूँकि हमें ये याद रखना है कि अपना जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतंत्र वाला देश है, ये हमको याद रखना है। और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, या जहाँ पर जनता सर्वोपरि होती है वही देश आपका लोकतंत्र वाला देश कहलाता है। तो मैंने देखा कि दो प्रकार के चुनाव होंगे भारत में। एक प्रत्यक्ष चुनाव जो जनता जिसमें सीधे वोट डालती है, और एक अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, वो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब कुछ सिस्टम और होते हैं, उनको समझते हैं। जैसे एक चुनाव का सिस्टम होता है जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। क्योंकि ये प्रोसेस भारत में होती है जिसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका अर्थ ये होता है पहले आओ सब ले जाओ। तो बहुत से ऐसे चुनाव हुआ करते हैं जिसमें ये पद्धति लगा करती है। तो उन चुनावों के हम समझेंगे कौन कौन से ऐसे चुनाव होते हैं जिनमें ये प्रोसेस लगती है। पहले इस प्रोसेस को समझते हैं, ये प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है इसमें। जैसे हम एक छोटा सा चुनाव लेते हैं, आपका जो प्रधान का चुनाव है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है। सपोज दैट एक गाँव में जो कुल वोट हैं उनकी संख्या है 2000। अगर कुल वोट 2000 हैं और सपोज दैट 7 या 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, तो 7-8 कैंडिडेटों में जो पहले नंबर पर जो कैंडिडेट आया, जैसे उसको 400 वोट मिले, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, ऐसे ही करके टोटल 7 लोग होंगे। सपोज दैट जो पहले नंबर पर रहा उसको 400 वोट मिले और बाकी को किसी को 200, 150, 170 ऐसे करके वोट मिले हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही व्यक्ति वहाँ पर चुनाव जीत जाता है। ऐसा ही चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला कहलाता है, जिसका मतलब होता है पहले आओ सब ले जाओ। यानी जो व्यक्ति अधिकतम वोट प्राप्त कर लेता है वही चुनाव जीत जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि भले ही उसको 2000 में से सिर्फ 400 वोट मिले हैं, यानी 1600 वोट उसको नहीं मिले हैं, फिर भी वो उस गांव का प्रधान हो जाता है। तो एक ये वाला सिस्टम है। इसमें आपके जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, ऐसे जो चुनाव होते हैं वो इसी सिस्टम के द्वारा हुआ करते हैं। लेकिन कुछ चुनाव दूसरे प्रकार के हैं। जैसे एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय
मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या इसी को एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहते हैं। मत पद्धति, या इसको एक नाम और दिया गया है समानुपातिक मत पद्धति। ये भी इंडिया में सिस्टम लागू होता है कुछ चुनावों में। जैसे आपका भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ही आपकी जो संविधान सभा चुनी जाएगी, संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो इसी पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पद्धति को भी समझते हैं। तो क्वेश्चन पैदा होता है कि जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति है वो क्या होती है, इसको समझते हैं। सपोज दैट जैसे एक कोई चुनाव है, इसमें क्या सिस्टम होता है उसको देखेंगे। एक कोई चुनाव है जिसमें 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इनको हमने नाम दे दिया, एक ए प्रत्याशी है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। 4 कैंडिडेट चुनाव पर खड़े हुए हैं और सपोज मैं एक वोटर हूँ, तो हम किसको वोट देंगे ये सिस्टम देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हर एक वोटर को हर एक प्रत्याशी को वोट देना पड़ता है, ये सिस्टम होता है। यानी सबको सिंगल वोट देना है। तो इसी का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हर वोटर को हर प्रत्याशी को ही वोट देना होता है। क्या होता है सिस्टम वो समझते हैं। जैसे मैं वोट डालने गया एक एज ए वोटर, तो हमें चारों को ही वोट देना है, चारों पर ही टिक लगाना है, लेकिन हम वरीयता क्रम देंगे। कैसे वरीयता क्रम, जैसे सपोज दैट मैंने सी को नंबर 1 का वरीयता क्रम दे दिया, ऐसे ही बी को दूसरे नंबर का दे दिया, ए को तीसरे नंबर का वरीयता क्रम दे दिया और डी को हमने चौथे नंबर का वरीयता क्रम दे दिया। तो आप देख रहे होंगे मैंने सभी प्रत्याशियों को वोट डाला, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, वरीयता क्रम। मैं पहले नंबर पर किसको चाह रहा हूँ, सी को, दूसरे नंबर पर बी को और तीसरे नंबर पर ए को चाह रहा हूँ और चौथे नंबर पर डी को चाह रहा हूँ। ऐसे ही जितने भी वोटर होंगे वो चारों ही प्रत्याशियों को यही वरीयता क्रम देंगे। अब देखते हैं कि इनकी काउंटिंग कैसे होगी। काउंटिंग से पहले इनका कोटा देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या हुआ करता था कि जो व्यक्ति अधिकतम वोट ले आता था वही चुनाव जीत जाता था। लेकिन इसमें ये चेंजिंग होगी, इसका एक कोटा निर्धारित किया गया है। वो जो कोटा है आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कोटा निर्धारित किया गया है, वो है आपका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, अथवा या हम इसको कह सकते हैं 50% से अधिक। 50% से अधिक कहने का मतलब है जितने वैध मत हैं उसमें 50% से अधिक अगर किसी को प्राप्त हो रहा है, चाहे वो एक ही अधिक प्राप्त हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति ही चुनाव जीत पाएगा। जैसे सपोज दैट आपकी वोटिंग है 1000 की और 1000 में अगर जिस व्यक्ति के 50% का मतलब हो गया 500 और प्लस 1, कह सकते हैं जिस व्यक्ति के 501 वोट आ जाएंगे या 501 से अधिक वोट आएंगे वही व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। ये सिस्टम आपका हुआ करता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में। अब हम देखते हैं इसकी काउंटिंग कैसे होती है। ये जो सिस्टम है वरीयता क्रम वाला, सब लोगों को वोट दे देंगे, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी। काउंटिंग में क्या होगा ये देखा जाएगा सभी मतों में कि जो पहला वरीयता क्रम किसको मिला है। तो जिसका पहला वरीयता क्रम वाले जितने उसके वोट निकल आएंगे, अगर उसने पहली ही बार में 50% प्लस 1 या 50% से अधिक प्राप्त कर लिए तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ये भी कंडीशन हो जाती है कि शुरुआत में जब पहले चरण की मतगणना होती है, हो सकता है वो व्यक्ति 50% से अधिक वोट ना पा पाए, तो क्या चुनाव दोबारा होगा? नहीं, ऐसी कंडीशन में चुनाव बिल्कुल दोबारा नहीं होगा। फिर क्या होगा कि दूसरे चरण की मतगणना शुरू होगी और उससे पहले क्या होगा कि जिस व्यक्ति के काउंटिंग में वरीयता क्रम में सबसे कम वोट पड़े हैं उस व्यक्ति को बिल्कुल हटा दिया जाता है। जैसे सपोज दैट हो सकता है बी को सबसे कम वोट मिले हों काउंटिंग में, तो इस बी वाले को बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा यहाँ से। फिर आपका ए और सी और डी ये 3 प्रत्याशियों के बैलेट पेपर गिने जाएंगे और उसमें फिर देखा जाएगा जो व्यक्ति 50% से अधिक वोट प्राप्त कर लेगा उसी को चुनाव जीता घोषित कर दिया जाता है। जैसे आपने एक राष्ट्रपति का चुनाव सुना होगा कि जो वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे वो द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते थे। तो ऐसे करके हमने एकल संक्रमणी मत पद्धति और एकल हस्तांतरणी मत पद्धति को समझा। अब हम देखते हैं समानुपातिक मत पद्धति का मतलब क्या होता है। हमें पता है कि भारत में जितना भी सीटों का बंटवारा किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो जनसंख्या के आधार पर जब बंटवारा हुआ है तो कुछ विसंगतियां आ जाती हैं। जैसे अगर हम एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जैसे राज्य हम सबसे बड़ा लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा की सीटें देखी जाएं तो 80 होती हैं और दिल्ली में अगर लोकसभा की सीटें देखी जाएं तो 7 होती हैं। अब आप देख रहे होंगे ये जो 25 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है इसके पास 80 सीट हैं और ये लगभग 2-2.5 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है जिसके पास सिर्फ 7 सीट हैं। अब यहाँ पर वोटिंग जब होगी तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि अगर हर एक को बराबर मौका दे दिया जाएगा तो ये राज्य जो उत्तर प्रदेश है अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है उसको बेनिफिट मिल जाएगा वोटों में, क्योंकि उसके पास 80 सदस्य हैं और दिल्ली के पास सिर्फ 7 सदस्य हैं। तो इन्हीं संख्या को समान करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं जिससे हम एक सांसद का मत मूल्य और एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। उससे एक सिस्टम बन के आता है कि आपका जो समानुपातिक सिस्टम बन जाता है, यानी ना किसी राज्य को उससे बेनिफिट होगा और ना ही किसी छोटे केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य को नुकसान होता है, सभी को बराबर का बिल्कुल मौका मिल जाता है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है उसी को समानुपातिक मत पद्धति कहते हैं। क्योंकि हमें पता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का उदाहरण ले लें, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक लोग वोट डालेंगे और सांसद लोग वोट डालेंगे। तो विधायक लोग को अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कुल विधायकों की संख्या देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगी, 4000 प्लस होगी, लेकिन अगर सांसदों की संख्या देखी जाए वो 776 ही होती है। तो जब 776 के अपेक्षा 4000 से प्लस ज़्यादा लोग हो जाते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, समान किया जाता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ये नहीं होगा कि विधायकों को अधिक लाभ हो जाए, बिल्कुल 776 के बराबर लाया जाता है उनको। और इसके लिए फॉर्मूले हैं, एक विधायक का मत मूल्य और एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए, जिनको हम अगले जब चैप्टर आएगा राष्ट्रपति उसमें देखेंगे। तो उससे सिस्टम जो बनाया जाता है वो समानुपातिक बना लिया जाता है। इसीलिए इस पद्धति को समानुपातिक मत पद्धति भी कहते हैं। क्योंकि आगे आने वाले जो भी चैप्टर होंगे, चाहे संविधान सभा होगी, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो इसी सिस्टम से होगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने इसको समझ लिया। इसके अलावा फर्स्ट पास्ट द जो पोस्ट सिस्टम है ये कुछ चुनावों में लागू होता है, इसको भी मैंने समझा कि इसका मतलब होता है पहले आओ सब ले जाओ, यानी जो भी वोट होंगे उसमें जिसके भी ज़्यादा वोट हो जाएंगे वही आपका ये चुनाव जीत जाता है। तो इस प्रकार आज हमने चुनाव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।